आगे हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पढ़ा था, VSWR पढ़ा था, यानी स्टैंडिंग वेव रेशियो पढ़ा था, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो हमें कैसे सॉल्यूशन करना। तो लिखिएगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in free space incident normally on a large slab of lossless, non-magnetic, dielectric material with epsilon is greater than epsilon naught, full stop. Maxima and minima are observed when the electric field is measured in front of the slab, full stop. The maximum electric field is found to be 5 times the minimum field, full stop. The intrinsic impedance of the medium should be, और कुछ ऑप्शन हैं, ऑप्शन लिख लीजिएगा आप। ऑप्शन है 120 पाई ओम्स, 60 पाई ओम्स, 600 पाई ओम्स और 24 पाई ओम्स, ठीक है। यानी ऑप्शन ए है 120 पाई ओम्स, बी है 60 पाई ओम्स, सी है 600 पाई ओम्स और डी है 24 पाई ओम्स, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाँ, देखिएगा क्या क्वेश्चन गिवन है। यहां पर एग्जामिनर हमें साफ साफ दे रहा है, ठीक है, कि ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि यहां से इस तरीके से प्रोपगेटिंग यहां से एयर से आ रही है और यहां पर गिर रही है आपका डाइलेक्ट्रिक पर, ठीक है। यानी यहाँ से आई है, इस तरीके से आ रही है और यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो आप जानते हैं इस तरीके से कि रिफ्लेक्ट कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है। यानी नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और क्या गिवन है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर आपको साफ साफ गिवन है, यहाँ से बोल रखा है एग्जामिनर ने कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाउंड टू बी 5 टाइम्स द मिनिमम फील्ड। इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमम का रेशियो गिवन है आपको, कितना गिवन है, 5 गिवन है। इसका मतलब वो क्या आपका SWR है, ठीक है। वो क्या गिवन है आपका, SWR गिवन है, यानी स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको गिवन है SWR भी गिवन है, SWR गिवन है, कितना गिवन है, 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, यहाँ से मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कल हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर लास्ट लेक्चर के लिए, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, ठीक है, कि मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि SWR - 1 डिवाइडेड बाई SWR + 1, ये इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 - 1 डिवाइडेड बाई 5 + 1 बराबर 4/6, यानी क्या मिल गया आपको, 2/3। ये आपको क्या मिल गया, मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिल चुका। अब देखिएगा यहाँ से, हाँ, तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बराबर क्या कि 2/3, यानी ये तो मोड और एंगल ऑफ थीटा। अब इस थीटा के बारे में आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, भाई इतना तो ये तो सिंपली मोड, अगर सिंपली मोड के लिए आंसर पूछता तो मोड तो मिल जाएगा इजीली, मतलब मोड जब भी पूछे तो सिंपली आप फॉर्मूले में वैल्यू डालिए। समझना तो हमें समझना है कि इस थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। तो आगे देखिएगा, यहाँ से अब थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दिमाग में रखना होगा, ठीक है। देखिएगा इस थीटा की वैल्यू कैसे लाएं हम। हाँ, तो यहाँ पर हम जानते हैं एक फॉर्मूला, और यहाँ से देखिएगा हमने बात की है वीडियोज़ में, लास्ट वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे
ईएम वेव पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने बात किया था, वहाँ पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के बारे में, ठीक है। तो एक फार्मूला आया था हमारे लिए, ये फार्मूला इस तरीके से आया था कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ, हमने बात किया था ई फील्ड के लिए बात की था ना, हाँ, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ ई फील्ड के लिए फार्मूला इस तरीके से 𝜂2 माइनस 𝜂1 डिवाइडेड बाई 𝜂2 प्लस 𝜂1, यह आया था। और यहाँ पर आप जानते हैं 𝜂1 क्या है, 𝜂1 इसके लिए इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है और 𝜂2 इसके लिए क्या है, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर हमें साफ साफ बोल रहा है कि कहाँ से आ रही है ये वेव, ठीक है, यानी इस वाला, हाँ, यानी एयर के अंदर 𝜂1 इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो 120 पाई ओम्स होती है इसके लिए, यानी 𝜂1 की वैल्यू तो हम जानते हैं डायरेक्टली, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए हम जानते हैं क्या होती है, 120 पाई ओम्स होती है। तो यहाँ से यहाँ पर देखिएगा, यानी यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो गया 𝜂2 माइनस ये क्या 120 पाई डिवाइडेड बाई क्या 𝜂2 प्लस 120 पाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हमें 𝜂2 की वैल्यू पूछी है, एग्जामिनर ने हमें क्या बोलेगा कि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम, इस मीडियम के लिए इंट्रिंसिक इम्पिडेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये मीडियम कैसा है, ये तो डाइलेक्ट्रिक है, और हम डाइलेक्ट्रिक के लिए हम जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए हमने बात की थी, ठीक है, जब ईएम वेव हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने बात की थी कि डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या था। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए जो हमारा ईटा आया था इस तरीके से, वो था हमारा 120 पाई डिवाइडेड बाई √εr, ठीक है, इस तरीके से था। और यहाँ पर एग्जामिनर ने दिया है कि इस मीडियम के लिए एप्सिलॉन क्या ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या, एप्सिलॉन आर तो ग्रेटर देन 1, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि इस ईटा और ये ईटा क्या, ये 𝜂2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं 𝜂2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 𝜂2 की वैल्यू पक्का क्या होगी, 120 पाई ओम से क्या होगी, कम होगी। 𝜂2 की वैल्यू पक्का किससे कम होगी, 120 पाई ओम से कम होगी। तो यहाँ 𝜂2 की वैल्यू 120 पाई ओम से कम होगी का मतलब क्या, कम होगी का मतलब है कि ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो यहाँ से सीधा ही हमें इस थीटा की वैल्यू मिल गई है, थीटा की वैल्यू क्या मिल गई है हमें, कि यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि ये कितना है, ये एंगल ऑफ 180 डिग्री। समझ में आया कि 180 डिग्री क्यों लिखा है मैंने, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्योंकि सीधा सा पता चल रहा है। ये तो 𝜂1 यहाँ पर फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं हम, तो क्या है यहाँ 𝜂1 के लिए 120 पाई ओम्स होता है, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक में है तो उससे कम होगा। कम होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगी। या सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव रख दीजिए। मोड तो क्या आया था हमारे पास, मोड तो सिंपल 2/3 आया था, तो इसकी वैल्यू अगर इस फॉर्मूले से मैं सॉल्यूशन करूंगा 𝜂2 को, तो इसकी वैल्यू क्या रखूंगा मैं, नेगेटिव रखूंगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको इसकी वैल्यू क्या रखनी है, नेगेटिव रखनी है, यानी कितनी रखनी है, -2/3 रखनी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ से हमें ये इस चीज़ का पता चल चुका है, तो यहाँ से हमें साफ साफ क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या 2/3 एंगल ऑफ 180 डिग्री। इस माइनस का मतलब समझ गए ना, एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, -2/3 रखेंगे। यानी इस फॉर्मूले से अब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिएगा इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, -2/3 लिखूंगा। समझ में आ गया ना हमने थीटा को कैसे निकाला। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ से आपको 𝜂2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा सीधा इधर, -2𝜂2 -240 पाई बराबर 3𝜂2 -360 पाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से 𝜂2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया आपका 5𝜂2 बराबर क्या होगा, ये इधर आ गया यानी 120 पाई, यानी 𝜂2 की वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, 24 पाई ओम्स। दिस इज द आंसर। तो हमारा एक ऑप्शन था, क्या था, 24 पाई ओम्स, यानी डी ऑप्शन। तो दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया कि किस तरीके से हमने यहाँ पर थीटा को कैलकुलेट किया, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो इस तरीके से आपको थीटा के बारे में पता करना आना चाहिए, और सिंपली अगर मोड पूछ रहा तो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव पैटर्न, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव पैटर्न in a lossless transmission line with characteristic impedance 50 ohm
with characteristic impedance 50 ohm and a resistive load is shown in the figure. The value of load resistance is ऑप्शन लिख लीजिएगा आप. ऑप्शन ए 50 ओम, ऑप्शन बी 200 ohms, ऑप्शन सी 12.5 ohms, ऑप्शन डी 0 ohm. ठीक, और यहां पर मैं पैटर्न बनाता हूं. हाँ, तो बना लीजिएगा आप. इस तरीके से पैटर्न बनाया हुआ है. और यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है. यहाँ लोड लिखा है. यहाँ पर लिखा है λ/2 लैम्बडा. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर गिवन है. और एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है कि एक वोल्टेज स्टैंडिंग वेव पैटर्न है जो कि आपको गिवन है. और कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कितना गिवन है? 50 ओम. Z0 गिवन है आपका 50 ओम. ठीक है, तो यहां से देखिएगा, अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना है लोड रेसिस्टेंस. ठीक है, देन अगेन सबसे पहले यहां से इस पैटर्न से आप स्टैंडिंग वेव रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा का यहां पर एक गिवन आपको कि मैक्स डिवाइडेड बाय मिन, वी मैक्स बाय वी मिन, 4/1 यानी 4. ठीक, तो यहां से हमें पता चल गया कि VSWR तो हमें मिल गया 4. तो VSWR से हम मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. सीधा फॉर्मूला लगा देंगे. क्या लगा देंगे? VSWR -1 डिवाइडेड बाई VSWR +1. दिस इज नथिंग बट 4 - 1 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं. 4 - 1 जो कि हो गया 3 और 4 + 1 जो कि हो गया 5. 3/5 मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछता है, इजीली हमने निकाल लिया. ठीक है, तो हमें चाहिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, यानी मोड तो मिल चुका 3/5 और एंगल ऑफ थीटा जैसे बता रहा था मैं. अब देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ये बार बार हम एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं. क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि सीधा सही है भाई, हम जो फॉर्मूला हम जानते हैं. ठीक है, तो हम जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम जानते हैं वो इस तरीके से जानते हैं कि क्या बोलते हैं हम कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ZL - Z0 अपॉन ZL + Z0. वो तो सिंपल. ठीक है, अब उसको इक्वेट किसके करें भाई? सिंपल सा मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर हम सीधा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करें तो इस तरीके से कि ZL - Z0 डिवाइडेड बाई ZL + Z0. अब इसका मतलब कि यार सिंपली 3/5 रखोगे तो कुछ और आंसर आएगा, -3/5 रखोगे तो कुछ और आंसर आएगा. आपको ही पता है, अगर इसको मैं 3/5 के इक्वेट करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, -3/5 के इक्वेट करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से. हाँ, तो इसके लिए हमें ये एंगल ऑफ थीटा का मतलब ये थीटा का पता होना जरूरी है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब कैसे कैलकुलेट करेंगे. पिछले में तो हमने कैसे अप्रोच लगाया था आपको पता ही है. ठीक है, हमने वहाँ पर वो फॉर्मूला लिखा था, हमें पता था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या है कि वहाँ पर 120 पाई ओम से वो कम होगा, इसलिए हमने बता दिया कि उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो हमने क्या रख दिया था वहाँ पर? नेगेटिव रख दिया था. अब क्या करें? ठीक है, तो अब इसके लिए आपको यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर ये पैटर्न गिवन है. ठीक है, तो पैटर्न से आप इजीली यहाँ से पता करेंगे. कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा. हाँ, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, जो कि आपको दिमाग में रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको साइड में मैं लिख देता हूँ. हाँ, सबसे पहले मैं सिंपल सा बता रहा हूँ. देखिए, सिंपल मैंने इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ. हाँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ से लेके देखिए, अब ये सिंपल सा, ये सपोज ये एक V की वेवफॉर्म बनाई मैंने V के लिए. ठीक है, एक कंसीडर कर लिया मैंने. ठीक है, एक वोल्टेज की वेवफॉर्म ऐसा मान लीजिएगा आप. उसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में क्या ध्यान में रखना हमें, हाँ, कि वेवलेंथ क्या होती है. जो वेवलेंथ है ना लैम्बडा, तो वो जो वेवलेंथ होती है वो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक,
इस पूरी को हम यहाँ से यहाँ तक को क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर लैम्बडा बोल रहे हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, लैम्बडा यानी वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अगर मैं इस तरीके से इसको मैं ऐसे डिफाइन करूँ, अगर इसका मैं सिंपली आप समझ लीजिए, अगर मैं मोड ले लूँ तो ये नेगेटिव जो पार्ट है वो भी कहाँ पर चले जाएंगे, आप ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी अगर ये लैम्बडा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके और यहाँ की मैं बात करूँ इस तरीके से, तो ये वाले पॉइंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक की कितना होगा, ये λ/2 होगा। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी क्या होगा, λ/2 होगा। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, ये केवल बताने के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं मोड के फॉर्मेट के अंदर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ। देखिएगा, अगर मैं ऐसा लिखूँ, इसी को इस तरीके से नेगेटिव पार्ट को मैं ऊपर ले जाऊँ, ऐसे ध्यान देना है। हाँ, इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, अब ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से ये क्या होगी आपकी λ/2 होगी। समझ में आ गया ना, ये λ/2 क्यों होगी, क्योंकि सिंपल सा, इसको मैं ऊपर ले गया, तो ऊपर ले गए तो ये पॉइंट दोनों क्या होंगे, ये दोनों पॉइंट ये ऊपर ले गए तो ये क्या होगा, λ/2 होगा। समझ में आया ये पॉइंट। ऐसे यहाँ पर, यहाँ से हम आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अभी ध्यान में क्या रखना, आपको ध्यान में ये रखना है, हाँ, कि ये देखिएगा यहाँ पर ये डिफाइन है, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या आपका, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ये भी क्या आपका मैक्सिमा का पॉइंट है। तो आपको दिमाग में रखना, यहाँ पर दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा जब आ रही हैं, दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा, जरूर नहीं है दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा, दो कॉन्जुगेटिव मिनिमा भी हो सकती हैं। कैसे, देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है। ठीक है, तो दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा समझ लीजिएगा आप, या दो कॉन्जुगेटिव क्या समझ लीजिएगा आप, मिनिमा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का, दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस है λ/2 का। ऐसे इन दोनों के बीच में, दो कॉन्जुगेटिव मिनिमा के बीच में भी डिफरेंस कितना है, λ/2 का। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना है, λ/2 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कई बार पूछ ले जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आगे भी हम, ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे आगे, तो वहाँ से और क्लियरिटी आएगी। तो सीधा सा दिमाग में रखना, दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा के बीच में यहाँ पर डिफरेंस अगर हम देखना चाह रहे हैं तो कितना, λ/2 का। ठीक है, पता चला यहाँ पर। तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है, यहाँ से दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आप देखिएगा, हाँ, तो ये देखिएगा यहाँ पर ये मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा है। आपको पता चल रहा है कि ये लोड है, तो लोड से ये फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पर, तो यहाँ पर कहाँ पर है, यानी λ/4 पर है। कहाँ पर है ये, क्योंकि λ/2 पर, ये λ/2 है, तो इसका जस्ट बीच का क्या होगा, λ/4। तो इसका मतलब फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, लोड से λ/4 की डिस्टेंस पर। लोड से कितने डिस्टेंस पर, λ/4 की डिस्टेंस पर। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमने कल लिखा था वोल्टेज मैक्सिमा की, हमने क्या लिखी थी, कंडीशन लिखी थी। क्या कंडीशन होती है वोल्टेज मैक्सिमा के लिए, तो वोल्टेज मैक्सिमा के लिए हमने कंडीशन लिखी थी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज मैक्सिमा की हमने क्या कंडीशन लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले लिख लेता हूँ, 3/5 एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो वोल्टेज मैक्सिमा की कंडीशन थी 2 बीटा x मैक्स बराबर 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ पर देखिएगा, 2 अपनी जगह है, बीटा क्या होता है 2 पाई बाई लेमड़ा, और x मैक्सिमा यानी पहला, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर फॉर्म हो रहा, लोड से λ/4 डिस्टेंस पर। तो x मैक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, λ/4। ठीक है, क्योंकि पहला मैक्सिमा यहाँ पर फॉर्म हो रहा 2, और n की जगह क्या लिखूंगा मैं, 0। हाँ, क्योंकि n की वैल्यू 0, 1, 2, तो मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं n की जगह क्या डाल रहा हूँ, 0 डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि यहाँ लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल गया कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, पाई आ गई है। तो थीटा की वैल्यू पाई आ गई, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं पाई डालूंगा, यानी 3/5 एंगल ऑफ पाई, यानी कितना होगा ये, माइनस का 3/5। समझ में आ गया कि क्या है यहाँ पर, -3/5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इजीली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब इजीली आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की है। पता चला कि थीटा की वैल्यू कैसे
ठीक है, यहाँ वेव पैटर्न, अगर ये यहाँ पर वेव पैटर्न गिवन था तो वेव पैटर्न से हम कैसे निकालते हैं, तो हम मैक्सिमा की कंडीशन या मिनिमा की कंडीशन लेके इस तरीके से क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई तो उसके बाद में हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बराबर क्या, ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या डालेंगे हम, अब डालेंगे हम माइनस वैल्यू डालेंगे इसकी, क्या डालेंगे, माइनस। तो -3/5 बराबर ZL कैलकुलेट करना है, ZL माइनस Z0 कितना 50 है ये, डिवाइडेड बाई ZL प्लस 50, यानी इस फार्मूले में। अब इसका क्या कर लेंगे हम, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप सिंप्लीफाई करके और आंसर कैलकुलेट कीजिएगा, जैसे -3ZL माइनस 150 बराबर 5ZL माइनस 250। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये उधर चला जाएगा तो ये 8ZL बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से ZL बराबर क्या आ जाएगा 12.5 ओम। तो दिस इज द आंसर। ZL की वैल्यू क्या आ गई 12.5 ओम। समझ में आया किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो इस तरीके से आपको क्या रखना, दिमाग में रखना। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते, तो लिखिएगा, आगे लिखिएगा। इसका आंसर होगा आपका ZL क्या है आपका 12.5 ओम। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। टू सक्सेसिव मिनिमा वर फॉर्म्ड एट 17 सेंटीमीटर and 27 centimeter along the length of line where the VSWR is 5. Calculate the reflection coefficient on the load. ठीक है, तो यहां पर आपको साफ साफ गिवन है। सबसे पहले हाँ, तो देखिएगा, हम देखते हैं एग्जामिनर हमें क्या बोल रहा है कि टू सक्सेसिव मिनिमा वन फॉर्मेट, दो सक्सेसिव मिनिमा, एक 17 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट 27 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको आइडिया लग गया, देन होगा 37 सेंटीमीटर पर, और इससे पहले कहां पर, इससे पहले है 7 सेंटीमीटर पर। ठीक है, कैसे हमें पता चला भाई, सीधा सही है, डिफरेंस तो सेम होगा ना। अभी बताया था कि दो सक्सेसिव मिनिमा की हम बात करते हैं, λ/2 का डिस्टेंस होता। तो इसका मतलब क्या, एक 17 पर है, दूसरा 27 पर है। यहाँ से मतलब एग्जामिनर दे रहा है कि दो सक्सेसिव मिनिमाज बता रहा है, 17 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर। तो हम आगे भी पता कर सकते हैं कि 37 पर भी है। ठीक है, इस तरीके से इसके पीछे कहाँ 7 सेंटीमीटर, क्या इसके पीछे हो सकता है? पीछे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस में हो जाएगी वो वैल्यू, इससे 10 सेंटीमीटर पहले जाएंगे तो माइनस में। ठीक है, तो नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट मिनिमा है। फर्स्ट मिनिमा का पता चल गया आपको। ठीक है, कि फर्स्ट मिनिमा का यहाँ से आपको इजीली क्या चल रहा है, पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो दिमाग में रखना कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना। और अब आगे देखिएगा, आगे हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, यहाँ पर VSWR हमें गिवन है, VSWR हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, 5 गिवन है। ठीक है, मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ही लिख रहा हूँ। 5 - 1 4 बट्टा 5 + 1 6, 4/6 यानी 2/3। मोड सीधा मैंने लिखा कैसे, कि मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बराबर VSWR -1 डिवाइडेड बाई VSWR +1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो हमें निकालना है वो आएगा 2/3 एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए भाई, सिंपल मोड पूछता तो आंसर 2/3 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा भी, सपोज 2-3 ऑप्शन, तो इसके अंदर हमें पूछा, तो एग्जामिनर ने क्या पूछा, सिंपली क्या पूछा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑन द लोड। लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है भाई। 2/3 तो सिंपल मिल गया। अगर ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन 2/3 का, तो वो तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा के साथ। लेकिन अगर थीटा अगर है तो थीटा को भी हमें निकालना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा थीटा कैसे कैलकुलेट करें। तो थीटा सबसे पहले यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सक्सेसिव मिनिमा। तो सक्सेसिव मिनिमा के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, λ/2 का। तो इसका मतलब क्या होगा कि λ/2 बराबर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लैम्बडा बराबर क्या मिल गया आपका 20 सेंटीमीटर।
समझ में आ गया ना मैंने क्या लिखा है? तो इसलिए वो पॉइंट आपको दिमाग में रखना, 2 सक्सेसिव मिनिमा या 2 सक्सेसिव मैक्सिमा, λ/2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर λ/2 बराबर ये 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, तो λ/2 बराबर 10 सेंटीमीटर कर दिया मैंने, तो लेमड़ा कितना मिल गया आपको यहाँ से? 20 सेंटीमीटर मिल चुका। ठीक है, तो यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई। देन यहाँ पर मिनिमा की बात कर रहा है, तो आप मिनिमा का फॉर्मूला डाल दीजिएगा। मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 बीटा एक्स मीन बराबर 2n+1 इंटू पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। पुट कर दीजिएगा 2 इंटू बीटा यानी 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू एक्स मीन यानी, हाँ यहाँ पर देखिएगा 2 पाई बाई लेमड़ा एक्स मीन यानी पहला मिनिमा। तो पहला मिनिमा कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 सेंटीमीटर। कहाँ पर फॉर्म हो रहा? 7 सेंटीमीटर पर। समझ में आ गया कि क्या? ठीक है, क्योंकि ये 17, 27 इस तरीके से गिवन था, तो इससे पहले अगर है तो हमें पता करना, तो इससे पहले 7 से तो पहले नहीं हो सकता, तो पहला 7 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रहा। तो यहाँ एक्स मीन की जगह क्या डालेंगे हम? 7 सेंटीमीटर यानी 7। ठीक है, और यहाँ पर पहला की बात करो तो एन की जगह 0 डालूंगा, तो ये सिंपली क्या बनेगा? पाई प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ लेमड़ा की जगह वैल्यू डाल देते हैं 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर इसीलिए मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी ये हो गया 2 इंटू 2 पाई बाई, और लेमड़ा की जगह क्या डाल देता हूँ? 20 इंटू ये 7 बराबर पाई प्लस थीटा। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए 10 हो गया, और देन यहाँ पर क्या होगा? ये 5 हो गया। देन ये हो गया 7 पाई बाई 5। 7 पाई बाई 5 में से पाई घटा दूंगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 7 पाई बाई 5 माइनस पाई। तो यहाँ से थीटा क्या मिला आपका? 2 पाई बाई 5। 2 बाई 5 का मतलब 2 बाई 5, पाइप का मतलब क्या होता है? 2 पाई बाई 5 का मतलब क्या होता है? 72 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पाई की जगह आप 180 डाल दीजिएगा और देन सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो 72 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई इजीली। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? इसके लिए सॉल्यूशन कर दिया कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बराबर 2/3 एंगल ऑफ 72 डिग्री। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, थीटा किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थीटा कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। क्लियर हुआ? पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए द पैरेलल ब्रांचेज of a two-wire transmission line are terminated in 100 ohm and 200 ohm resistors as shown in the figure. The characteristic impedance of line is Z0 बराबर 50 ओम and each section has a length of λ/4. Length of λ/4. The voltage reflection coefficient at the input is ऑप्शन लिख लीजिएगा -j7/5 ऑप्शन ए है -j7/5, ऑप्शन बी है -5/7, ऑप्शन सी है j5/7, ऑप्शन डी है 5/7। ठीक है, और ये डायग्राम गिवन है तो आप डायग्राम बना लीजिएगा। हाँ, तो डायग्राम बना दीजिएगा आप।
ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो शुरू करते हैं हम। कुछ ऑप्शंस गिवन आपके सामने, क्वेश्चन गिवन है। कहाँ पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछ रहा है? इनपुट पर। कहाँ पर पूछ रहा है? इनपुट पर। तो ठीक है, तो सीधी सी बात है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर पूछ रहा है इनपुट पर, तो सीधा सा आप क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, जैसे बताया था यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर इनपुट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इनपुट पर, तो इसके लिए आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका जेड इन कैलकुलेट कर लीजिएगा और यहाँ पर क्या डाल दीजिएगा, जेड इन माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड इन प्लस जेड नॉट, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करके आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको भाई इनपुट पर कैलकुलेट, लोड पर एट द रेट ऑफ लोड पर कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जेड एल माइनस जेड नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनपुट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनपुट पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसका इनपुट इंपीडेंस निकालेंगे, देन जेड इन माइनस जेड नॉट अपॉन जेड इन प्लस जेड नॉट, ये फॉर्मूला डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कैलकुलेट कीजिएगा। ऐसे का इनपुट इंपीडेंस मैंने कैलकुलेट करना आपको बता चुका हूँ मैं, तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या आंसर आता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर देखिएगा, रिकॉल कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके लिए अलग अलग निकालेंगे। देखिए, इसके लिए मैं निकालूँ, इसके लिए मैं जेड इन वन कंसिडर कर लूँ इसको, तो जेड इन वन कंसिडर कर लूँ तो देखिएगा जेड इन वन क्या हो जाएगा, लेमड़ा बाई 4 लाइन है, तो सीधा सा आपको मैंने बताया था कि याद भी रखना होता, ये होता जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल। तो इसके लिए जेड नॉट तो क्या सबके लिए 50-50 है, तो ये होगा 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई जेड एल, इसके लिए कितना 100 है, तो यहाँ से कितना होगा 25 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इस लाइन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इस लाइन के लिए को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, इसको जेड इन टू कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से जेड इन टू बराबर सेम उसी तरीके से फॉर्मूला ये रहेगा, क्योंकि लेमड़ा बाई 4 लाइन है, तो जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एल, जेड नॉट उतना ही है, तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई इस बार क्या है जेड एल क्या 200 है, तो यहाँ से क्या मिला आपका 25/2 ओम्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों आपस में क्या है पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनके लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल देंगे, जेड इन वन पैरेलल भी दे जेड इन टू, वो इस वाली लाइन के लिए क्या होगा लोड बन जाएगा, तो पैरेलल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसके लिए आप पैरेलल कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, पैरेलल आपको निकालना आता है तो पैरेलल में डायरेक्टली लिख लेता हूँ, अभी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा 25 डिवाइडेड बाई 3 ओम्स, क्या आएगा 25 डिवाइडेड बाई 3 ओम्स। पैरेलल कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके लिए वो बन गया लोड। तो अब आगे क्या करेंगे, अब इसके बाद में यहाँ से हटाता हूँ, अब आगे क्या करेंगे, आगे इस वाली लाइन के लिए हमें लोड मिल चुका, तो इसके लिए भी हम निकाल लेंगे फॉर्मूला की। हाँ, यहाँ से जेड इन क्या आ जाएगा आपका, जेड इन बराबर आ जाएगा आपका, हाँ अब लोड क्या बन गया, ये वाला लोड आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ये लोड बन गया है, और ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, और यहाँ लेमड़ा बाई 4 लाइन है, तो क्या होता है जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या जेड एल, तो जेड नॉट स्क्वायर यानी वो तो सबके लिए सेम है 50-50। ठीक है, सबके लिए 50-50 है, तो यहाँ पर ये क्या जेड नॉट स्क्वायर यानी 50 इंटू 50, और जेड एल क्या आ गया हमारे लिए 25/3, इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर देखिएगा ये कितना हो गया आपके लिए, यहाँ से जेड इन आप गया आपके लिए 300 ओम्स, यहाँ से आपको जेड इन की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जेड इन मिल गया आपको 300 ओम, देन आप फार्मूले में पुट कर दीजिएगा। देन क्या कर लेते हैं, फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो देखिएगा 300 माइनस जेड नॉट कितना है 50 है, डिवाइडेड बाई 300 प्लस 50, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपने सॉल्यूशन किया तो यहाँ से आपको इजीली क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मिल जाएगा यहाँ से, यानी ये होगा 250 डिवाइडेड बाई 350, 5/7। 250 डिवाइडेड बाई 350 बराबर क्या मिल गया, सीधा ही 5/7। तो ये मिल गया हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द रेट ऑफ इनपुट। क्लियर हुआ पॉइंट कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना, समझ में आया, कहानी क्लियर हुई। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या रखना है, यहाँ दिमाग में रखना है। तो इस पॉइंट को आपको क्या रखना है, यहाँ पर दिमाग में रखना है। आगे लिख लीजिएगा, आगे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक अलग से नोट लिख के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आप एक नोट लिख के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता देता हूँ।
कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है, फिर उस पर एक क्वेश्चन भी कर लेना आप करना चाहें तो। लिख लीजिएगा डायरेक्ट कि रिटर्न लॉस का फॉर्मूला, रिटर्न लॉस का फॉर्मूला लिख लीजिएगा डीबी में। रिटर्न लॉस एक नोट लिख के एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, रिटर्न लॉस, ठीक है। डीबी के अंदर इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, रिटर्न लॉस। डीबी में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 log बेस 10, ठीक है, VSWR, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं VSWR +1 डिवाइडेड बाय VSWR -1। इस तरीके से ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, VSWR +1 डिवाइडेड बाय VSWR -1, जो कि आपको डायरेक्टली क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट, तो डायरेक्टली आपको क्या रखना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्या रखना है, दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, द रिटर्न लॉस ऑफ ए डिवाइस इज फाउंड टू बी 20 dB। द रिटर्न लॉस ऑफ ए डिवाइस इज फाउंड टू बी 20 dB। द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो and magnitude of reflection coefficient are respectively, ठीक है। यानी क्वेश्चन है इसी पर डिपेंडेंट है, तो मैं सेम फॉर्मूला यहीं लिखा रहता हूं, ठीक है। आर रेस्पेक्टिवली, कुछ ऑप्शन से आप लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए 1.22 एंड 0.1, ऑप्शन बी है 0.81 एंड 0.1, ऑप्शन सी है -1.22 एंड 0.1, ऑप्शन डी है 2.44 एंड 0.2, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा साफ साफ आपको गिवन है, रिटर्न लॉस डीबी में आपको कितना गिवन है, यहां पर 20 dB गिवन है। तो सीधा यहां पर देख लीजिएगा 20 dB गिवन है, यानी 20 बराबर 20 log बेस 10 या VSWR +1 डिवाइडेड बाई VSWR -1। 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल, यानी यहाँ पर बचा, ये हो गया 1। देन आप एंटी लॉग ले लीजिएगा यहाँ से और आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या, यहाँ 1 बचा, देन एंटी लॉग लिया हमने, तो एंटी लॉग लिया तो ये कितना होगा, ये इधर आ गया 10 बराबर यहाँ पर VSWR +1 डिवाइडेड बाई VSWR -1, VSWR +1 डिवाइडेड बाई VSWR -1, ठीक है। और जनरली ये किसके बराबर होता है, अगर आपको पता है तो ये किसके बराबर होता है, ये 1/mod ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के बराबर होता है, इसी के तो बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से मोड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 0.1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, क्या होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के मोड का फॉर्मूला, ठीक है, SWR -1 डिवाइडेड बाई SWR +1। तो ये इसका अपोजिट ही तो है, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, तो इसलिए ये सीधा ही मिल गया। देन अब आपको पता है, देन क्या, जब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का अगर आपको पता हो, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का अगर आपको पता हो तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से SWR यानी VSWR निकाल देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1, तो यहाँ से आप निकाल दीजिएगा क्या कि SWR यानी VSWR बराबर क्या, 1 + mod ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई 1 - mod ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, 1 + 0.1 जो कि होगा 1.1 डिवाइडेड बाई 1 - 0.1 जो कि होगा 0.9। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आप करके देख लीजिए, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा 1.22, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो कि आपको क्या रखना है, दिमाग में रखने हैं। क्लियर हुई ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस तरीके से आपको दिमाग में रखना, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।